अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पे बात करेंगे। कपास की फसल तकरीबन वाइंड अप होने वाली है और अब जो है गंदम की बिजाई का मौसम है, आ रहा है। मौसम कब से शुरू होगा, पीक पर कब पहुँचेगा, आपको ये बताएँगे कि कब तक आपने गंदम काश्त करनी है। तो गंदम की काश्त के जो मराहिल हैं, जिसमें बीज है, ज़मीन की तैयारी है, खादों का इस्तेमाल है, उस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कहीं कहीं अगर इसकी कोई इंटरक्रॉपिंग होती है तो वो क्या है। और ख़ास तौर पे हम यहाँ देखते हैं कि अमूमन हमारे इस खिते में कपास, चावल या फिर गन्ने की फसल के बाद जो है हम गंदम काश्त करते हैं। तो ये अगर इन तीनों फसलों को उठा रहे हैं तो फिर ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है और कितना जल्दी जो है ज़मीन तैयार हो सकती है, इसको भी देखेंगे। गंदम बड़ी अहम फसल है, हमारी स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। मतलब ये है कि हमारी जो बका है उसका इन्हसार जो है इस पर है, क्योंकि हमारी खुराक की सारी ज़रूरत जो है यहीं से पूरी होती है। इसका एहसास हमारे काश्तकार को भी है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब गंदम का सीज़न आता है तो जिसके पास जहाँ भी ज़मीन दस्तयाब होती है वो कोशिश करता है कि वो गंदम काश्त कर ले, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम उसके घर में गंदम मौजूद हो। और फिर अगर घर में दाने मौजूद हैं तो फिर काफ़ी तक़वियत हो जाती है। अच्छा, यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारी जो काश्ता रकबा है तकरीबन उसके 80% पर गंदम लग जाती है जब गंदम का सीज़न आता है। अंदाज़ा है कि 9 मिलियन हेक्टेयर पर जो है हम गंदम काश्त करते हैं। दुनिया में गंदम काश्त करने वाला 7वां मुल्क है, उसके बावजूद गंदम पूरी नहीं होती। उसकी क्या वजूहत हैं, ये भी सोचने की बात है। लेकिन आबादी के एतबार से हम कहीं ज़्यादा चौथा पाँचवां मुल्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मुल्कों को इसमें क्रॉस करें, सिवाय चाइना और भारत के। बाकियों से तो हम मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिर जो वसाइल हैं उसमें और जो मसाइल हैं उसके दरमियान एक जो है तफावत बढ़ जाता है और बैलेंस ना होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन गंदम अगर हमारे पास मौजूद है तो हम काफ़ी हद तक मजबूत हो जाते हैं। ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है मोहम्मद इकबाल साहब, डिप्टी सेक्रेटरी हैं आप महकमा ज़राअत तोसी के। वो इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं और उनको पता होगा कि अभी हम जिस तरह कपास पर फोकस करके हटे हैं तो फिर गंदम पर फोकस आ रहा है, तो इसमें हमने क्या क्या तरजीहात बनाई हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली साहब। आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं रारी से। रारी रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहावलपुर का और ख़ास तौर पे गंदम पे भी काफ़ी तहकीक है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तहकीकात के मुताबिक जो है हम गंदम में जहाँ 28 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे हैं तो आखिर क्या वजह है कि दुनिया से इतना पीछे हैं, और वो क्या हमारे पास बीज दस्तयाब नहीं है या मैनेजमेंट में कहीं कमी है। तो ये सारे मामलात आज देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इकबाल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो कपास की आपके पास कामयाबी हुई है उससे महकमा ज़राअत मुतमईन है या अभी कुछ कसर रह गई जो रिग्रेट होंगे, ये कर लेते तो ये बेहतर हो जाता, ये कर लेते ये बेहतर हो जाता? देखें डॉक्टर साहब, हर काम में खसूसी तौर पे साइंस में वो तकमील नहीं है। वहाँ पे रिसर्च की वो बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद हर रहती है। जगह ठीक है, बेहतरी गुंजाइश रहती है। ठीक है। महकमा ज़राअत ने इस दफ़ा अपने भरपूर मेहनत की, बल्कि मैं कह रहा हूँ दिनों रात मेहनत की, जिंदा कर दिया आपने कपास को, और जो ऐसा पीछे जा रही उसमें है। से काश्तकार ने भी भरपूर तामुन किया। उन्होंने भी अपने पूरे वसाइल इस पे खर्च कर दिए। अच्छी है। तो उससे अल्लाह के करम से पिछले साल की निस्बत हमारी जो यील्ड है अभी तक वो दुगनी है कपास की। अच्छा, लेकिन इसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वैराइटीज़ ऐसी हों जो बीमारियों के और कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़े ला सकें, मुकाबला कर सकें भरपूर तरीके से। और स्पेशली तौर पे मौसमियाती तब्दीली का, हाई टेम्परेचर का, वैसी वैराइटीज़ ऐसी अक़साम हों जो ये बदलते हुए मौसम का मुकाबला कर सकें। ये बड़े चैलेंजेस हैं जी खासतौर पे कपास के लिए। मौसम जो है बड़ा डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ कपास एक ऐसी वजह हर साल नए चैलेंज का सामना, नए चैलेंजेस हैं, सेंसिटिव क्रॉप भी है। अच्छा, यही जज्बा अब गंदम के लिए भी महकमा ज़राअत में मौजूद है, क्या फीलिंग क्या आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जी। पिछले दिनों हमारी ये इधर मीटिंग हुई तो हमारे पूरे पंजाब के फील्ड फार्मेशन से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि जो हमने वो कपास में जिस तरह इसी को हमने रिपीट करना है, इसी तरह इसी जज्बे के साथ इसी अपने आप को दोबारा इसी अमल को दोहराना है।
एक आपस का सवाल है कि वज़ीर आला साहब ने बड़ी भाग दौड़ की है इसमें और वो बड़े मुतारिक नज़र आए। उससे, उस भाग दौड़ से और ये इस जो सख्ती से महकमा ज़राअत तंग आया हुआ है या खुश है, मुतमईन है कि भाई नहीं, ठीक है? माशाल्लाह देखें वो उन्होंने हर लिहाज से उन्हें अपने जो थे उन्हें सपोर्ट दी और महकमा ज़राअत उनके हिदायत की रोशनी में उन्होंने भरपूर अपना दिन और रात बल्कि अनथक मेहनत। तक मैं सुना है कोई पैकेज भी मिल रहा है, तरगीबात भी मिली हैं। अब वो उन्होंने बताया था, आप देखें आज मिलता है तो तभी बात है ना। हाँ, चलें फिर भी उम्मीद तो है ना। हाँ, अच्छी बिल्कुल, अच्छी हौसला अफ़ज़ा बात है जी। रारी को भी मिलेगा जी इसमें हिस्सा, इन तरगीबात में? सर इसके अंदर जो कॉटन का है हमारा मैंडेट, असल में रारी का जो मैंडेट है उसमें मैंडेट कॉटन नहीं शामिल है, नहीं है। ठीक तो उसके अंदर हमारी सर्विलेंस होती रही है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ फील्डों में जाके सर्वे करते रहे हैं, उनके मशवरे देते रहे हैं किसानों को। तो उस हवाले से जो सर्विसेज हैं उस हवाले से मिले तो मिले, वरना हमारा डायरेक्ट जो कॉटन के साथ रिलेशन है वो नहीं है। ठीक है। वैसे रारी का मैंडेट क्या है, किस शोबे में आप ज़्यादा काम करते हैं? गंदम पर सिर्फ फोकस करते हैं या कुछ और? नहीं सर, उसके अंदर जितनी भी हमारे इस साउथ पंजाब रीजनल का नाम भी इसको इसलिए तफवीज़ किया गया था कि इस रीजन के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर मेजर क्रॉप्स तो वीट ही आ गई है, उसके साथ राया है, चिकपी है, मूंग बीन है, चंद एक और इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो इन सारी क्रॉप्स के ऊपर जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सब के ऊपर तहकीकात कर रहा है, और ना सिर्फ तहकीकात करके नई वैरायटीज़ बना रहा है बल्कि ब्रीडिंग पे काम करते हैं क्या? ब्रीडिंग का मेनली मेन जो इस इदारे का फोकस है वो ब्रीडिंग है, लेकिन इसके मतलब अच्छे साथ बीज आप तैयार करते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हमारे साथ अग्रोनोमिस्ट की टीम है, हमारे साथ एंटोमोलॉजिस्ट की टीम है, सॉइल साइंटिस्ट हैं, उसके अंदर पैथोलॉजिस्ट हैं, ये सारे एक अलाइड जो डिसिप्लिन होते हैं वो भी उसके साथ हैं, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो वैरायटी बनाते हैं, उसकी जो रिकमेंडेशन है, उसका सोइंग टाइम है, उसकी फर्टिलाइज़र है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का अटैक है, या जितनी भी उसकी अलाइड डिसिप्लिन होते हैं, अलाइड साइंसेज होती हैं, अलाइड उसके साथ जो मुशावरत होती है वो भी हम डिवाइस करते हैं और अपने जो इलाके के ज़िम्मेदार हैं उन तक वो पहुँचाते हैं। ये जो फैसलाबाद का तहकीकाती इदारा है वो तकरीबन 58 से ज़ायद वैरायटीज़ उसने गंदम की दी हैं जी। तो रारी की भी कोई सक्सेस स्टोरी है कि आपने कोई कमाल की वैरायटी दी हो जिसने प्रोडक्शन में कोई अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया हो या पैदावारी अमल में आसान किया हो उसको, क्या कोई सक्सेस स्टोरी? जी बिल्कुल। रारी जो है वो सिंस जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s के अंदर 60s के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके साथ साथ जो रारी है वो भी उस ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्टनर रहा है। अच्छा। तो उसी वक्त से यहाँ पे गंदम की जो नई वैरायटीज़ का काम है उसी वक्त से जारी है। जो हमारी पहली वैरायटी थी 1971 के अंदर आई थी ब्लू सिल्वर के नाम से, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पहला स्टेप था हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो इस इलाके की तरफ से इस इलाके के अंदर ही डेवलप किया गया, इसको सिलेक्शन करके इस इलाके के लिए ही मंजूर किया गया। तो राइट 1971 से लेके अभी रिसेंटली 2021 तक हमने कुछ 16 वैरायटीज़ डेवलप की हैं वीट की। अच्छा, ये सिर्फ वीट की है, जबकि ओवरऑल जितने मैंने क्रॉप्स आपको पहले गिनवाई हैं उनके अंदर हमारी 24 जो वैरायटीज़ हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। और उनमें जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मैं समझता हूँ जो आजकल मौजूद है हमारे पास, जिसके ऊपर हम बिला वजह फ़ख्र कर सकते हैं, वो है नवाब 21 की सूरत में। अच्छा। ये गंदम की नई किस्म है जिसके अंदर जो जिंक की मिकदार है वो बाकी तमाम वैरायटी से ज़्यादा है। इसकी जो जिंक अपटेक कैपेबिलिटी यहाँ जो जिंक की कमी है लोगों के अंदर वो इससे पूरी होगी। इस वैरायटी को बनाने का जो मैंडेट था, जो मकसद था, वो भी यही था। एक सर्वे किया गया इंटरनेशनल, एक रिपोर्ट के अंदर आया कि हमारे इंडो पाक के अंदर और साउथ एशिया के अंदर या बिलखसूस हमारे जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो हमारी फीमेल्स हैं या जो हमारे इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जिंक की बहुत कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी इंटेक जो है उसमें जिंक कहीं शामिल भी नहीं है हमारी खुराक में, अमूमी तौर उसमें शामिल नहीं है। उसके 2-3 तरीके हैं सर, वो या तो उसको टैबलेट की शक्ल में लिया जाए या उसको जैसे एक आयोडीन मिला नमक होता है कि पहले आटा तैयार किया गया, उसके अंदर आर्टिफिशियली तौर पर उसके अंदर जिंक डाला गया। दूसरा तरीका वो हो सकता है। जो तीसरा तरीका है वो ये हमारा जो है जिसके जरिए से हमने नवाब को बनाया है। वैसे डॉक्टर साहब इसमें शामिल कैसे किया आपने जिंक को? क्या जेनेटिक चेंज की क्या? जी मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर उसके अंदर सर 2-3 तरीके जो मैंने आपको पहले गिनवाए हैं ना, उसके साथ एक बायोफोर्टिफिकेशन का तरीका है कि ऐसी अकसाम तैयार की जाएँ, ऐसी वैरायटियाँ तैयार की जाएँ जो ज़मीन के अंदर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और भी जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। अब हर किसी की जो अपटेक कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ज़मीन से जो
खुराक हासिल करते खुराक हैं, हासिल करने की जो उसका सलाहियत है वो सलाहियत हर एक मुख्तलिफ की, है। हर किस्म ठीक की, हर जो वैरायटी है, अकबर की और होगी, दिलकश की और ठीक है। होगी, नवाब की और होगी, सादिक की और होगी। ठीक है। तो इसी तरह से उनको हम टेस्ट करते हैं, ज़मीन के अंदर जो फर्टिलाइज़र मौजूद है उसको पौधे ने कितना एब्जॉर्ब किया और उसने अपने ग्रेन के अंदर उसको कितना कन्वर्ट किया है, दानों के अंदर उसने कितना शिफ्ट किया है। तो दानों का एनालिसिस किया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है इसकी पैदावार भी अच्छी होनी चाहिए, डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी इसमें मुदाफ़ियत होनी चाहिए, कीड़े मकोड़ों के हवाले से भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी इसकी होनी चाहिए और जो जिंक कंटेंट है उसकी भी इसके अंदर इजाफा होना चाहिए, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन के अंदर कमी है इस कमी को फोर्टिफाइड वैरायटीज़ के ज़रिए से पूरा किया जा सके। ठीक है। तो अब नवाब जो है मार्केट में मौजूद है भरपूर अंदाज मार्केट से। में सर ये 2021 में आई इसकी थी। पैदावार क्या है, पैदावारी सलाहियत क्या है? इस दफ़ा जो हमें फार्मर फीड से रिपोर्ट में मिल रही है वो बहुत ही हौसला अफजा है सर। अबव 65 मंड्स लोगों ने ली है इसमें से पैदावार, और हमारा जो क्लेम है, हमारा जो इसका पोटेंशियल है, जो हमारे तजर्बा से ज़ाहिर हुआ है, वो अबव 70 मंड्स है। अच्छा जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 70 बहुत मन से अच्छी ज़्यादा। रिपोर्ट्स हैं और इतनी हमारे पास इसकी मांग है, इतनी इसकी डिमांड है हमारे पास बीज के हवाले से, जो हम पूरे नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा, इकबाल साहब ये हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जी अगर उसमें 70 मन की गुंजाइश मौजूद है, अगर हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार ही बढ़ा दें गंदम की, जी जी तो हम ना सिर्फ अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे बल्कि इर्द गिर्द के पूरे खिते को खिला सकते हैं। जी जी ये क्या वजह क्या है कि हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में उस तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस तरह बढ़ना चाहिए? बाकी शोबों में भी है लेकिन गंदम में भी अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं 28 मन 29 मन, ये कोई पैदावार तो नहीं है अगर दुनिया से मुकाबला करें। जी जी पिछले साल 36 मन थी जी। तो इसमें डॉक्टर साहब काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वैरायटी का पोटेंशियल मैं समझता हूँ कि जो वैरायटी का रोल है यील्ड में, वो अगरचे इनिशियल लेकिन वो 20% है। 80% जो है वो मैनेजमेंट का रोल है। अच्छा, उसमें उसके फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आप है, बाकी जो उसकी इकदामात हैं वो कितने करते हैं, हाँ। ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रेक ले लें जी क्योंकि ये तो सारा अहम मामला है जिस पे जी। हम कोताही कर जाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदम पे बात कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर। गंदम की बिजाई का मौसम आ रहा है, उसमें क्या करना है, क्या इकदामात ज़रूरी हैं, उसके हवाले से माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इकबाल साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो बीज है उसका एक रोल है, लेकिन जी। उससे कहीं ज़्यादा रोल जो है मैनेजमेंट है जी, जी। कि आप उस बीज को बिजाई कैसे करते हैं और फिर आगे फसल के काटने तक का मरला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये बताइएगा कि ये अभी जो बीज हैं हमारे पास दस्तियाब, जी इनको अगर हम एक्यूमुलेटिव मजमूई तौर पर देखें तो अगर अच्छी मैनेजमेंट करें तो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार गंदम की होनी क्या चाहिए, मतलब जो एस्टिमेटेड हो सके? जी इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने साउथ पंजाब के लिए जो टारगेट फिक्स किया है फ़ी एकड़ यील्ड का, वह 43.3 इन 43.3 मन फ़ी एकड़। 43.5 हाँ, मन तकरीबन फ़ी एकड़। 43.5 ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे टारगेट से को तकरीबन 13 साढ़े 13 जो है वो ज़्यादा है। पिछले साल मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप 36 को शुमार हाँ, कर लें, पिछले 36 को साल 35 को शुमार कर लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो तो ये अचीवेबल है? जी इंशाल्लाह क्योंकि इस दफ़ा वैराइटीज़ अच्छी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। सोइंग टाइम का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, वक्त काश्त का। तो हमारा आम टारगेट ये है कि हम 20 नवंबर तक अपने काश्त को मुकम्मल अच्छा, करें। इसमें जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जी जी उस मैनेजमेंट में ये सारा कुछ आ जाता है। बीज का हसूल है, जी जी बीज की तैयारी है, ज़मीन की तैयारी है, फिर सोइंग बर वक्त सोइंग है, पानी की फराहमी है, खाद की फराहमी है, फिर लुक आफ्टर है, जड़ी बूटियों का तदारक हार्वेस्टिंग है, तक सारी चीज़ें। सारे जो मराहल हैं। हार्वेस्टिंग भी डॉक्टर साहब अगर प्रॉपर ना हो तो उसमें भी वो यील्ड लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको वैसे सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, जी जी लेकिन मैं ज़रा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये जो अभी वैराइटीज़ हैं, जैसे मैंने अभी इकबाल साहब से सवाल किया था कि जो वैराइटीज़ हैं इनको सामने रखते हुए, ज़ाहिर है मज़ीद वैराइटीज़ आने में वक्त लगता है और ऐसा नहीं है कि पलक झपकने में अच्छी वैराइटीज़ आ जाएँ। तो ये जो हमारे पास दस्तियाब वैराइटीज़ हैं, क्या ये वैराइटीज़ दुनिया में जो अक़साम हैं गंदम की, जो बीज दस्तियाब हैं, उनका मुकाबला कर रही हैं या हम उनसे पीछे हैं? मैनेजमेंट तो अलग मैटर हो गया, इन वैराइटीज़ की अपनी पोटेंशियल की क्या सूरत है? जी बिल्कुल सर, इन वैराइटीज़ के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। अगर इनकी मैनेजमेंट सही हो, मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा फील्ड है सर।
हमारी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है वो एक मसला है, डॉक्टर साहब भी डिस्कस करेंगे। स्मॉल लैंड होल्डिंग हमारा सबसे बड़ा मसला है, ना उसके अंदर मशीनरी अवेलेबल, एक छोटा 2-4 एकड़ का किसान है, ना उसके पास मशीनरी अवेलेबल होगी, ना उसके पास इनपुट्स अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करती हैं, हर एक जो पॉइंट है वो अपना क्रूशल रोल रखता है इसके अंदर। तो जितने ये सारे के सारे हमारी जो दूसरे नंबर पे हमारा उसके अंदर आ जाता है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। और इंट्रोडक्शन में सर आपने बताया कि हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं सर। अगर हम इसको स्टैटिक्स को देखें, अपने डेटे को देखें, तो किसी साल हम इंपोर्ट करते हैं, किसी साल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नेट हमारा जो इंपोर्ट है वो बिल बहुत कम है, बहुत ना होने के बराबर है। तो मज़ीद उसके अंदर जो गुंजाइश है वो अब रिसर्च के ताउन से, एक्सटेंशन के ताउन से, पॉलिसीज़ के ताउन से उस गैप को पूरा किया जा रहा है। दूसरा उसके अंदर आपने फरमाया कि क्या ये वैराइटीज़ जो हैं वो कंपेटिबल हैं इंटरनेशनल मटेरियल के अंदर। सर इंटरनेशनल मटेरियल जहाँ भी लगता है ना, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर लगता है, तो उसके अंदर ये है कि जो इसके अंदर दो टाइप्स की हमारे पास जो गंदम आ जाती है। एक है विंटर टाइप, एक है स्प्रिंग टाइप। जो हमारे पास काश्त होती है इंडो पाक के अंदर, इस इलाके के अंदर, वो जो स्प्रिंग वीट है। स्प्रिंग वीट की हमारी जो वैराइटीज़ हैं बाकी वैराइटीज़ के साथ कंपेटिबल हैं, इनका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई यील्डर हूँ और ये बहुत ज़्यादा लो यील्डर हूँ। तो बीच में फैक्टर वो आ जाते हैं सर जो मैंने अर्ज़ किए हैं कि उसके अंदर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। क्लाइमेट उसके अंदर फैक्टर है, पॉपुलेशन का बढ़ना उसके अंदर फैक्टर है, उसके अंदर इनपुट्स का टाइमली अवेलेबल होना फैक्टर है, स्मॉल लैंड होल्डिंग उसके फैक्टर है। तो इन फैक्टर की वजह से हमारी जो पैदावार है वो निस्बतन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, निस्बतन हम कम है। अगर ये फैक्टर हम कंट्रोल कर लें और बेहतर मैनेजमेंट करें जी, तो इन वैराइटीज़ के पोटेंशियल को सामने रखते हुए हमें कितनी फी एकड़ पैदावार लेनी चाहिए? अगर ये बेहतर, मतलब 100% तो ज़ाहिर मैनेजमेंट नहीं हो सकती जो हम आइडियल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर मैनेजमेंट हो जाए और ये वैराइटीज़ हों, जैसे अभी हमने ये टारगेट मुकर्रर किया है, तो इसको आप सामने रखते हुए हमें कितनी पैदावार लेनी चाहिए? सर एक जो सर्वे होते हैं वो उसको एस्टिमेट किया जाता है कि हमें आने वाले सालों में कितनी एक हमारी खुराक की ज़रूरत होगी जो हम गंदम से पूरी करेंगे। तो अगर हम कम अज़ कम 2% अपनी पैदावार को हर साल बढ़ाएं, एक साल 2% बढ़ रही है, उसके ऊपर जो हो गई है उसको अच्छा, मज़ीद ये तो अगले आप साल खुराक की 2% ज़रूरियात की बात कर रहे हैं ना कि भी हमारी जो आबादी को ज़रूरत है उस हिसाब से बढ़ाएं। एक्चुअली मैं आपसे ये सवाल करने का मकसद भी ये था कि एक काश्तकार है जो गंदम काश्त कर रहा है, उसने मैनेजमेंट भी की है, उसने अगर 32 मन अपनी पैदावार उठा ली है फी एकड़, तो उसको ये पता हो कि भाई उसकी खामियों और कोताहियों की वजह से इतनी आ सकती थी जो उसने मिस की है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आइडियल क्या होनी चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए, बेहतर मैनेजमेंट और ये वैराइटीज़ के पोटेंशियल को देखते हुए 50 मन लेनी चाहिए उसे? बिल्कुल, इतनी तो हमारे जो प्रोग्रेस है। अब इसके अंदर देखें सर, हमारे अपने मुल्क के इन्हीं मैनेजमेंट को सामने रखते हुए जो हमने डिवाइस की होती है कि आपने इतना फर्टिलाइज़र डालना है इस टाइम पे और इतना पानी देना है, इतना सीड रखना है, उसके अंदर जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो अबव 50 ले रहे हैं इसके अंदर। उनका तो अगर एक फार्मर उसी माहौल में उसी वैरायटी से 30 मन ले रहा है तो इसका मतलब है कि 20 मन उसने मिस किया जो अपनी मैनेजमेंट की वजह से। बिल्कुल मिस ऐसे किया ना, तो कम से कम 50 मन होनी चाहिए। अब उसके अंदर सर बहुत ज़्यादा और फैक्टर आ जाते हैं कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है या हमारे बारानी इलाके के अंदर है या हमारी लेट काश्ता है, तो वो इस सारी एवरेज को नीचे लेके आती हैं। ठीक है, बहुत थोड़े रकबे के ऊपर की गई है, मैनेजमेंट उसको नहीं की गई, देखभाल नहीं की गई। एब्सेंटी फार्मर जैसे होते हैं, एक दफ़ा लगा दी उन्होंने और आके हार्वेस्ट कर दी जितनी भी है बस ठीक है। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर है वो हमारी एवरेज को बहुत नीचे लेके आता है। ठीक है, इसमें इकबाल साहब एक तो ये है कि लोगों के पास बाकी फसलों के हवाले से वो चॉइस करते हैं ज़मीन की कि भाई यहाँ कपास लगानी है, ये सूटेबल है गंदम के लिए, ये सूटेबल है गन्ने के लिए, ये बाकी फसलों के हवाले से। लेकिन गंदम काश्तकार कोशिश करता है भी जहाँ भी जगह खाली मिली बस गंदम काश्त कर दे, चलो 10 मन भी आ जाएगी तो आ जाएगी ना कुछ खाली पड़ी ज़मीन से बेहतर है। एक ये फैक्टर तो नहीं है कि हम फी एकड़ पैदावार में नीचे चले जाते हैं? डॉक्टर साहब, गंदम लगाना हमारी मजबूरी है। हम उसमें मोस्टली हमारा एरिया जो रेन फेड एरिया है वहाँ भी हम गंदम लगाते हैं। वहाँ हम मकई नहीं लगा सकते, वहाँ हम गन्ना नहीं लगा सकते, वहाँ हम चावल नहीं लगा सकते, जबकि गंदम हम वहाँ भी सारा बरानी एरिया हमारा गंदम है। और बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हाँ, ठीक है। ओवरऑल जो जीड पाकिस्तान लेवल पे जो जीड है एवरेज है वो वहाँ पे जरी बात है, पानी वो उसकी कुदरत पे मुनसर होता है। बारिश आ जाती है तो क्रॉप अच्छी हो जाती है, बारिश अगर टाइमली नहीं होती लेट हो जाती है, बड़े असरात डालते हैं। हाँ, स्पेशली जैसे पानी का बड़ा किरदार है जी कि गंदम की कम अज़ कम, और वो भी एक जब ज़रूरत होती है फसल को
उस वक्त अगर बारिश आ जाती है तो हमारी बरानी एरिया की क्रॉप भी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है। और ख़ास तौर पे खादों की अवेलेबिलिटी का भी मामला है ना जी, इसमें साथ जुड़ा हुआ। हाँ। डीएपी है, नाइट्रोजन है, अगर आपको बर वक्त और सही मिल गई है तो अगर मुनासिब पैसों में मिल रही है तो ज़्यादा डालेंगे। इसको ज़रा वन बाय वन देख लेते हैं। जी जी। एक तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो गंदम काश्त होती है वो कपास उठाने के बाद होती है, कपास की फसल उठाने के बाद होती है, क्योंकि यहाँ जो 3 फसलें हैं अमूमन इनको कि मैं ये अर्ज़ करूँ, अब जो है ना, अब कपास का एरिया तकरीबन हमारा महदूद हो गया। हाँ, पंजाब का तकरीबन 4.1 मिलियन एकड़, जबकि जो गंदम है वो हमारी 16 मिलियन एकड़ पे कहीं ज़्यादा हो गई। हाँ जी। उसमें कपास के बाद वाला एरिया भी आता है, राइस के बाद भी आती है, चावल के बाद भी, गन्ने का भी, मकई के बाद भी आएगी, और उसके बाद गन्ने के बाद भी कहीं यहाँ पे लोग अर्ली उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसको ज़रा बाइफरकेट करके देखें। अगर कपास का काश्तकार है तो कपास को हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो काश्त करना चाह रहा है गंदम, तो उसको क्या इकदाम करने हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से? जी जी। और गन्ने का है तो उसको क्या करना है, और अगर मकई का है तो उसको क्या करना है, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं कहता हूँ कि ज़मीन की तैयारी के हवाले से हमारा काश्तकार माशाल्लाह, क्योंकि वो नस्लों से यही काम काश्तकारी कर रहे हैं। हाँ, सिंपली हमने उसको यही बताना है कि उसका ख़र्चा कम से कम हो, क्योंकि अब जो पेट्रोल डीज़ल के रेट्स हैं जो हमारे वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसका जो इस पे ज़मीन की तैयारी पे, वो इस ज़मीन की तैयारी इस तरह से हो कि फसल की पैदावार पे भी असर ना हो और उसका खर्चा भी कम से कम हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं कपास के बाद आज करूँगा कि कपास की छिटियाँ काटने के बाद उसको 2 दफ़ा हल चला के रौनी उसको पहले कर देनी चाहिए। ठीक है। पहले चुनाई से 10 दिन पहले रौनी कर देनी चाहिए। उसके बाद उसको छड़ियाँ काटने के बाद 2 दफ़ा हल चलाकर, उसके बाद उसमें अगर उसके रूटावेटर की ज़रूरत है, यानी उसमें ढीले हैं, ठीक है, तो उसको रूटावेटर, वरना रूटावेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जस्ट उनके सुहागा चला के, ठीक है, उसके ड्रिल कर देनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि ड्रिल में भी, ड्रिल और दूसरा हमारा है छट्टे वाला तरीका, ठीक है, ड्रिल से भी पैदावार में वो बेहतरी आती है, तो कोशिश करें वो ड्रिल करें। ठीक है। और जहाँ पे ड्रिल अवेलेबल ना हो वहाँ पे छट्टा करके 1 दफ़ा और हल चला दें, 1 दफ़ा और हल। हाँ, ठीक है, बस यानी 3 हल पे ही हमने उसको मुकम्मल करना है। ठीक है, ताकि हमारी साइल की प्रिपरेशन पे ज़्यादा खर्चा ना हो। हाँ, कम से कम, जितना कम से कम खर्चा हो वो उससे वो उसकी जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, वो बेहतर होगा। अलबत्ता जहाँ पे रकबे सख्त हैं, हाँ, चिकनी ज़मीन है, हाँ, या प्लो पैन बना हुआ है जिसको सख्त पान कहते हैं, वहाँ पे उसको हर 3 साल बाद कम अज़ कम 1 दफ़ा गहरा हल चलाना होगा, ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि उस गहरे प्लो पैन जो हार्ड पैन बनता है उसकी वजह से फिर उसे तोड़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसको ना तोड़ा जाए तो पौधे की जड़ें वो नीचे नहीं जा सकती, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, पौधा कमज़ोर होगा। पौधा कमज़ोर होता है, वो थोड़े एरिया से अपने खुराक और पानी हासिल करता है, अल्टीमेटली जो फसल की पैदावार है वो कम होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम जिस इलाके में मौजूद हैं इसमें ज़्यादातर आबपाश रकबे हैं, कुछ बारानी भी हैं, ये हमारे लिए सूटेबल टाइम है क्या गंदम की काश के लिए? अभी काश का सीज़न आ रहा है तो 20 से तकरीबन शुरू हो जाती है, तो ये कब तक इसको, और आइडियल कब तक है, और उसके बाद नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अंदर है कि हमारे जो तजर्बात से ज़ाहिर हुआ है वो ये है कि 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक हम अगर इस दौरान अपनी जो गंदम है उसको काश्त कर लेते हैं, ये बेहतरीन टाइम है, आइडियल टाइम है हर लिहाज से। ठीक है। एक तो इसके अंदर बीमारियों का जो आगे जाके हमला होना है उससे एस्केप मिल जाएगा, उसके अंदर जो पौधे का टाइम पीरियड है वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको पूरा टाइम मिल जाएगा अपनी बढ़ोतरी करने का और अपने दाना बनाने का। ठीक है। तो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रेफरेबली, नहीं तो अगर 30 नवंबर तक भी चले जाएँ तो फिर भी ठीक है। अगर हम दिसंबर में चले जाते हैं तो वो हमारी पछेती काश्त आ जाती है, उसके अंदर उसमें ग्रेजुअली
वो जो यील्ड है वो उसके अंदर कमी जो है कमी वो होना वाकई शुरू हो होती जाएगी। और फिर वो शायद वाइबल भी नहीं रहेगा आपके लिए, वाइबल नहीं financially रहेगा viable और नहीं वो उसके साथ compete नहीं कर सकेगा जो हमारी नॉर्मल क्रॉप है, जो नॉर्मल सोन क्रॉप है उसके साथ। और इसमें सर मैं ऐड करता जाऊँ, हमारे सेक्रेटरी साहब साउथ पंजाब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करके साइंसदानों को इकट्ठा करके और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर हैं कि आप मशीनरी आपने कैसे तैयार करनी है, बीज आपने कहाँ से लेना है, कब लेना है, एक पूरा राउंड द ईयर उन्होंने राउंड द जो सीज़न है इसकी बिजाई से इवन के पहले से लेके और इसकी बिजाई के हार्वेस्टिंग के बाद तक उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, कैलेंडर बना दिया है। कि इसमें मज़ीद बात इस करते महीने हैं में आपने ये तैयारी कर लेनी है, इसके अंदर ये तैयारी कर लेनी वो है, सारा तो प्रोग्राम जो है वो फ्राहम कर दिया, वो फ्राहम कर दिया गया है, वो किसानों की रहनुमाई के लिए अवेलेबल है। उसके ब्रेक मुताबिक ले ले, अगर फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर, गंदम की बिजाई पर और फिर खेतों की तैयारी पर कि आपने अपने फसल के लिए, फसल की काश के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है। इकबाल साहब, ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 नवंबर से इसकी काश जो है शुरू कर लेनी चाहिए और 20 तक जो है इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। हम जिन फसलों की बात कर रहे हैं जिनके बाद हमने गंदम काश करनी है, ये अमूमी तौर पे कंक्लूड हो जाती हैं इस अरसे में कि भाई हम गंदम काश कर सकें, या हमें ताख़ीर हो जाती है? कपास खास तौर पे, कपास क्योंकि यहाँ की अहम फसल है जिसको उठाने के बाद हमने गंदम काश करनी है। ये कपास चूँकि अब वेराइटीज़ ऐसी आ गई हैं जो उसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। वो मोस्टली ये अक्टूबर के एंड में या नवंबर के 10 तक उनके पिकें मुकम्मल हो जाएगी। उसमें तदरीजन यानी ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगी उसकी हार्वेस्टिंग मुकम्मल, और ये 10 नवंबर तक तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। राइस की जो हार्वेस्टिंग लालच भी आ जाता है ना काश्तकार के दिन में कि यार अभी टिंडे खड़े हुए हैं, इसमें से कोई फुटी निकल सकती है। डॉक्टर साहब बताया ना कि वेराइटीज़ ऐसी हैं अब जल्दी। हाँ, कपास मैं जहाँ भी विजिट पे गया हूँ, मेरी अपनी भी कपास लगी है, तो उसमें तकरीबन मोर दैन 95% टिंडे ओपन हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और चूँकि अब ये अर्ली कपास भी अर्ली लग जाती है, फरवरी से शुरू होकर मई के आखिर तक, तो वो उसकी जो मोस्टली टिंडे मैं कह रहा हूँ कि मोर देन 90% कपास के काश्तकार को कोई इशू नहीं है नहीं। वो और चावल की कटाई भी ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ठीक है। मकई भी इस दफ़ा टाइमली इंशाल्लाह वो भी 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो इस वक्त इसमें टारगेट है कि 6 मिलियन एकड़ पे हमने साउथ पंजाब में काश्त करनी है और 11.2 मिलियन 43.3 मन फी एकड़ का। तो हम कोशिश हमारी यही है, हमारी पूरे फील्ड फार्मेशन के साथ उनके कि हम इस टारगेट को जो अचीव करना है। लेकिन और उसके लिए जो वक्त काश्तकार भी वही है, बीज भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है, तो फिर ये इसको हासिल कैसे करेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स क्या करने जा रहे हैं जिससे ये इतना बड़ा टारगेट अचीव? मैं कहता हूँ कि अगर हम 20 नवंबर तक काश्तकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना, उसको मैं कहता हूँ एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। वो उसको वैसे तो कोई भी बंदा जब उसके पता है कि मुझे इस चीज़ से ना वो फ़ायदा होना है, तो वो ये कि इंसानी नेचर है, फितरत है कि वो उस काम को बंदा वो करता है। तो काश्तकार को भी पता है, अब उन इतने सा वो कि मैंने वो जो बात बताई जा रही है ये मेरे फ़ायदे लिए। मैं कहता हूँ कि 20 नवंबर तक अगर हम ये अपना जो एरिया का टारगेट है इसको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम 43.5 मन से प्लस ले लेंगे। हाँ जी, सिर्फ काश्त जो है बर वक्त कर लें तो इससे भी हम ये चूँकि वक्त काश्त गंदों में इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो पौधा जब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि दिन मेरे ख्याल 12-15 किलो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है पैदावार अगर आप हाँ जो रिसर्च ट्रायल के मुताबिक फ़ी दिन के हिसाब से 16 किलोग्राम फ़ी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। ये हमारे 8-10 साल का डेटा है कि वो अगर ताख़ीर करता है, हाँ 16 नवंबर के बाद, ठीक है, वो एक दिन लेट होगा तो 16 किलोग्राम फ़ी एकड़ पैदावार कम होती जाएगी। अब देखो अगर 15 दिन यानी 30 नवंबर तक जाएं तो ये 6 मन कम हो जाए, 6 मन कम हो गई। यही आपने जो फ़ायदा हासिल करना था वो यही जो है सिर्फ वक्त का, बाकी सारी खाद भी वही डाला, पानी भी लगाया, उसको बीज भी वही डाला, वैरायटी भी वही थी। तो जिसने 30 नवंबर को लगाई और जिसने 15 नवंबर को लगाई, उसमें 5-6 मन का फ़र्क यही से पड़ जाता है।
ठीक है, तो हम इस फ़र्क को इंशाल्लाह, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या वो आप करने जा रहे हैं, मीट करने की कोशिश हम करें। कोशिश करेंगे कि अपनी जो मैक्सिमम हमारी स्विंग है, और बल्कि हम पूरे अपने टारगेट को ये 20 नवंबर तक हासिल कर लें। ठीक है, सर इसके अंदर जो मोबिलाइजेशन है फार्मर की और जो उसकी इनकरेजमेंट है ना, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। अब माशाल्लाह जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब में खुद फील्ड के अंदर चले जाते हैं, फार्मर से मिलते हैं, मुतहरिक तो करना एक है किस्म का काश्तकार को, मोबिलाइज उसको कर रहे बताना है हैं। कि तो जी इससे जैसे इस काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ने किया कि जी पैसे अच्छे मिलेंगे जी, बेफिक्र हो जाएंगे, कपास आप काश्त करें आपको 8500 रुपये मिलेंगे, तो एक तहरीक आ गई ना उससे। खास करके मैं डॉक्टर साहब बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बीज पर इसके 12 लाख थैलों पर 1500 रुपये फ़ी थैला बीज पर वो बोचर के ज़रिए सब्सिडी दी। हाँ जी दी है। वो उसमें बन चुका है, तैयार हो चुके हैं। वो जो सीड होगा 12 लाख थैलों पे, और इसी तरह फिर 10 लाख जो एकड़ है उसकी जो वीडीसाइड है, जो जड़ी बूटी मार दवा है, उस पर 500 रुपये फ़ी एकड़ वो भी सब्सिडी दे रही है। अच्छा, हाँ, वो भी अप्रूव हो चुकी है। सब्सिडी दी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये हम ज़्यादा आज फोकस कर रहे हैं कि काश का मरला आ रहा है, तो इसको देखें। आगे के मरले हैं पानी की फराहमी, खादों की, बाद में नाइट्रोजन खाद है उसकी फराहमी, और फिर हार्वेस्टिंग है, वो बाद का मरला है, उस पर प्रोग्राम करते रहेंगे। इस वक्त जो है अहम मरला, एक तो जितना जल्दी हो सके आपकी फसल जो मौजूद है उसको उठा के आप जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप गंदम काश्त करें। अब गंदम की काश्त के हवाले से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो ज़मीन की तैयारी है, जिस पे अभी इकबाल साहब ने डिस्कस भी किया कि ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए, उसमें जो बचत हो सकती है बचत की जाए। दूसरा अहम मामला जो है वो बीज है, बीज की दस्तयाबी भी है और उसकी कीमत भी है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारा रुझान है कि लोग अपना बीज जो है गंदम का ख़ास तौर पर खुद रखते हैं और उसको काश्त के लिए एक साइड पर उसको महफूज रखते हैं। दूसरा ये है कि जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं। अब बीज की फराहमी की सूरत हाल है क्या, और अगर एक आदमी जो काश्तकार है गंदम काश्त करना चाहता है तो उसने बीज की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये ज़रा गाइड कर दें। जी बिल्कुल सर, उसके अंदर ये है कि महकमा ज़राअत की तरफ से और महकमा ज़राअत रिसर्च की तरफ से ख़ास तौर पे ऐसी वैराइटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, कोई एक दो वैराइटीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गिनवाना चाहूँ तो दर्जन से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं जो इस वक्त हमारे फील्ड कंडीशन के अंदर बहुत अच्छी चल रही हैं, अच्छी पैदावार भी दे रही हैं, और उसके साथ साथ बीमारियों को और बाकी जो फैक्टर हैं, हीट है, ड्राउट है, उनको भी वो टॉलरेट करती हैं। अच्छा। अब उसके अंदर मैंने अपने अगर इदारे से शुरू करूँ तो इसके अंदर हमारे पास नवाब अवेलेबल है, सादिक 21 अवेलेबल है, गाजी है, जौहर है, गोल्ड है, आस है। ये 5-6 वैराइटीज़ हमारे इदारे की तरफ से अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो बड़ा इदारा है हमारा पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर इसका गंदम का, उनकी तरफ से अकबर है, अरूज है, दिलकश है, सुबहानी है, MA है, MH है, इस तरह की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। भक्कर की तरफ से हैं 2-3 वैराइटीज़, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं फील्ड कंडीशन के अंदर। फ़ख्र भक्कर है, भक्कर स्टार है, चैंपियन उनकी है। ये एरिया वाइज तो सूटेबल होंगी ना कि जी आप बरानी इलाके में क्या लगाएं, और बिल्कुल हर जो वैरायटी है उसकी अपनी खुसूसियात हैं। अब जो ज़िम्मेदार हमारे पास आता है हम उसको रिकमेंड करते हैं, और उसके साथ साथ उसको ये भी बताते हैं कि अगर आपकी चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन है तो ये आपने ये वैरायटी लगानी है, कच्चे रकबे वाली ज़मीन है तो आपने ये लगानी है, कम पानी आपके पास अवेलेबल तो ये इस तरह से करना है। हम उनको मुकम्मल गाइडलाइन लेते हैं, और उसके साथ जो हमारे ब्रोशर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। एक्सटेंशन स्टाफ की तरफ से भी रहनुमाई उनकी की जा रही होती है कि आपके इलाके के लिए, आपके रकबे के लिए कौन सी जो वैरायटी है वो आपको बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये सारी जो रहनुमाई है वहाँ पे उनको मुहैया होती है। और दूसरा माजरत के सर, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो जो कुछ पुरानी वैराइटीज़ थी जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन किया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल की मेहनत के बाद अब वो फिर ख़त्म हो चुकी हैं। उनमें सहर थी, गैलेक्सी थी और इनकलाब थी, और इस तरह की बहुत सारी वैरायटी 5-6 वैराइटीज़ थी जो ससेप्टिबल हो चुकी थी बीमारियों को। उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एग्रीकल्चर महकमे के ताउन से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के उनको बैन कर दिया गया है। अब अच्छी जो वैराइटीज़ दस्तियाब हैं वो सारी अच्छी, वो हाई यील्डर भी हैं और बाकी हवाले से भी वो बेहतर हैं। तो इसमें वैराइटीज़ के बीज का कोई मसला नहीं है। बीज प्राइवेट कंपनी से भी अवेलेबल है, रिसर्च इदारों से भी अवेलेबल है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जो एक बड़ा इदारा है उसके तरफ से भी बीज अवेलेबल है। बीज का हाँ, मैं कि आप फार्मर के हवाले से हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब ने वो ये रिसर्च के इदारों के इनसे ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं इनकी,
ताकि वो उनको ये बताएं कि ये कौन सी वैरायटी की उसकी क्या प्रोडक्शन चलिए, ये तो आप अपने महकमे के लोगों को इक्विप कर रहे हैं ना जी, और काश्तकारों को भी इक्विप कर रहे हैं कि उनको ताकि समझ। काश्तकारों मुझे को प्रॉपर टेक्नोलॉजी मिले ये ना बताइएगा कि जिन लोगों ने अपने लिए बीज खुद रखा होता है, जी जी ये पैटर्न ठीक है? मतलब आप अगली दफ़ा काश्त करने के लिए अपना बीज अपने पास ही महफूज कर लें, ये तरीकाकार ठीक है या नहीं? नहीं, ठीक है, अगर उसको ना प्रॉपर उसको उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली जाए। जो बीज की फसल और जो फूड डिपार्ट को देनी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, जो आप ज़ाहिर है अच्छा साफ़ सुथरा जो है वो गंदम बीज के लिए उससे साफ़ सुथरे से पहले भी जब फसल खड़ी होती है उसकी मैनेजमेंट भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसकी जो ये है कि मेन तो है कि उसके फसल के जो बीज है, जब जिस एकड़ का बीज बनाना है उसको कोशिश करें कि प्री बेसिक या बेसिक बीज वहाँ पे काश्त करें। मैंने फ़र्ज़ करो अगले साल 10 एकड़ का बीज बनाना है, 20 एकड़ बनाना है, तो मैं 1 एकड़ जो है जिसको मैं बीज के लिए करना है तो वो उस एकड़ में मैं प्री बेसिक या बेसिक सीड जो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास मौजूद है, जो हमारे रिसर्च के इदारे के पास मौजूद है, वो काश्त करें। वो काश्त करें। उसके बाद फिर उसकी जो बैलेंस न्यूट्रिशन है उसमें फास्फोरस, पोटाश वो मैसर हो, वो इसे बोरान, जिंक वो प्रॉपर मिकदार में हो ताकि उसमें उसकी जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा बेहतर। बीज जो है वो ताकत वाला होगा तो आगे पौधा अच्छा और होगा। फिर सबसे अहम बात कि जो भी वैरायटी काश्त करे उसमें कोई ना कोई इक्का दुक्का पौधा दूसरी वैरायटी कहा जाते हैं, उसको हम ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं, तो उसको उसकी रोगें कर लेनी चाहिए, उसको निकाल लेना चाहिए ताकि वो पौधा जो एक पौधा है उसमें शामिल ना हो। सैकड़ों नेक्स्ट जो बनाएगा उससे सैकड़ों बीज बनेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई हो कि वो अगले साल वो बीज के काबिल नहीं रहेगा जो वो एक उसको उसकी रोगिंग ज़रूर कर ले फार्मर। और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्टिंग करके उसको सही तरीके से स्टोरेज करे। उसके जो नमी का तनासुब है वो 10% से कम होना चाहिए। उसको स्टोरेज उसमें गोलियां जो हैं वो डाल लेनी चाहिए ताकि उसमें जो गंदम के जो स्टोरेज वो पेस्ट हैं, कीड़े हैं, वो उस पर हमलावर ना हों, और तो उसको बीज के जितना सा इस्तेमाल कर सकते हैं, महफूज रहे, साफ सुथरा बीज हो, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अब बीज हमने काश्त करना है गंदम के लिए, अब टाइम बड़ा कम है, बस जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो बीज को तैयार करने के हवाले से जब उसको काश्त करना है तो उस कोई इकदामात हैं ज़रूरी? पानी में भिगोना है, कितनी देर भिगोना है, या धोना है पानी से, या उस पर कोई दवाई अप्लाई करनी है, इसके हवाले से बता दीजिए। जी, उसके अंदर ये है सर कि थोड़ी सी जो बात पहले इकबाल साहब फरमा रहे थे उसके अंदर है कि जब आप अपना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो वो उसी अप्रूव्ड वैरायटी का होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपने 1-2 साल पहले लगाई थी। फिर उसको लाजमी एक दफ़ा उसका जो छानना है या उसकी ग्रेडिंग है वो कर लेनी चाहिए ताकि जो मोटा मोटा बीज है वो आप खेत के अंदर डालें, जो बकिया जो कचरा वगैरह होता है छोटा बीज होता है, ताकि उसमें से सेहतमंद पौधा आपको मिल सके। दूसरा इसके अंदर है सर, चंद एक बीमारियां ऐसी हैं जो सीड ट्रीटमेंट की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, और उसके अंदर फंगस वगैरह होते हैं चंद एक, जो सीड के वजह से ही एक फसल से आपने सीड लिया है उसी फसल को आगे दोबारा बीज रहे हैं, तो उसमें से चंद एक बीमारियां ऐसी हैं जो अगली फसल में मुंतकिल हो सकती हैं। उसके लिए उसको मुनासिब जो फंजीसाइड होती है उसके साथ उसको ट्रीट कर लिया जाए, उसको छाँव के अंदर दोबारा उसको सुखा लिया जाए, तब उसको फील्ड कंडीशन के अंदर उसको बीज दिया जाए। और दूसरा उसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी ज़मीन कोई बहुत ज़्यादा सख्त है या आपके पास जो नमी है ज़मीन के अंदर वो कम है, तो उसके अंदर भिगोने वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि आपने 6 घंटे बीज को ऐसी जगह पे भिगो दे जहाँ पे पानी चल रहा हो। आमतौर पे एक गलती हमारे किसान जो करते हैं वो खड़ा हुआ पानी उसके अंदर उसको डुबो देते हैं, उसके अंदर उसकी जो सफोकेशन होती है, उसको जो सांस लेने में होती है, वो उसको सांस सही तरह से नहीं आ रहा होता, बंद हो जाती है, उसकी जो सांस होती है वो बंद हो जाती है, तो उसमें से भी उसकी जर्मिनेशन का मसला हो सकता है, उसके उगाव का मसला हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे बहता हुआ पानी है वहाँ पे उस थैले को डाल दिया जाए। 6 घंटों के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसको 6 घंटे के लिए सो कर दें, और उसके बाद उसको आप छटा कर दें या उसके अंदर वो कर दें। अगर आपकी ज़मीन के अंदर वो इस सूरत में, वो भी उस सूरत में है अगर आपकी जो ज़मीन है वो रेतली है, ज़्यादा नमी अपने अंदर जज्ब नहीं रख सकती, या ज़मीन इतनी सख्त है, इतनी कलराठी है कि उसके अंदर नमी आप महफूज नहीं कर सकते, या इतनी सख्त है कि वो दाना जो है वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा, तो उस वक़्त ये भिगोने वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मज़ीद इस पर बात करते, लेकिन अगले जो पहलू हैं वो उन पर मज़ीद जो है अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आप गंदम के काश्तकार हैं तो इस प्रोग्राम को महफूज कर लें, अगले 1 महीने ये काम आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।